हम लोग सुबह 8 बजे से कम शाम के 6 बजे तक वहाँ बैठे रहे, कोई एम्बुलेंस हमें मिला नहीं। गाड़ी गौशाला में उनको भूखा मारा जा रहा है, या उन गौशालाओं को खंगाला जाए, गड्ढा किया जाए तो वहाँ पे 2-2 फुट में गाय का हड्डी मिल जाएगा। रात को घर ले जाते हैं, दूध काटते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, जे जाओ घूमते रहो। तो नंदी महाराज का जब ऑपरेशन हुआ 300 किलो प्लास्टिक निकला है, और इसका रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं माइक में विदाउट रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं वो अपने आप को फॉरेनर बताते हैं, अपने देश में तो उनको रहने का जगह नहीं मिला, उनको खदेड़ दिया गया। वो अब ब्रज में आके लैक में नहीं, सीआर में कलेक्शन हो रहा है। मैं अमेरिका से ये मैसेज लेके आया हूँ कि अगर मुझ जैसा आदमी भी यहाँ पर आकर गौ सेवा कर सकता है तो आपकी तो खुद की ये संस्कृति है। और अगर गौशाला दिखा भी रहे तो वो उनका निजी गौशाला नहीं है, किसी और का गौशाला दिखा के वहाँ फंड रेज हो रहा है। एक एक ट्रक में 60-65 गोवंशों को ब्रीफकेस की तरह बांध के ले जाते हैं। कुछ ये सरकारी गौशाला भी उसमें मिले हुए हैं। वो जैसे फरसा वाले बाबा महाराज, उनको तो बेरे में से उनको मार दिया गया। एक एक कथावाचक एक एक कथा करने के लिए 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया ले रहे हैं। बिना एसी का तो घूमते नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जिनके पास पहनने का कपड़ा नहीं है, परंतु रात बिरात में, ठंड में, बारिश में गायों के पीछे दौड़ते हैं, गायों को बचाने में। 15 किलोमीटर की दूरी पे एक गौ माता को जिंदा जला दिया था। जलाने वाला पंडित ही था। वो बंदा जेल गया, 24 घंटे में हंसते हंसते घर आ गया। मेरे गौशाला के सामने आके बोलता है, क्या उखाड़ लिया तूने मेरा? राधे राधे जी। राधे राधे। कैसे आए आप गौ सेवा में? लंपिंग के समय पे एक नंदी महाराज जी, 2022 की बात है ये, छठी ग्राम है, वहां पे एक नंदी महाराज का एक्सीडेंट हुआ था। सुबह 8 बजे के आसपास हुआ था। हम लोग सुबह 8 बजे से कम शाम के 6 बजे तक वहां बैठे रहे, कोई एम्बुलेंस हमें मिला नहीं। शायद बोलिए तो शायद मेरी गलती, मैं ज्यादा लोगों का नंबर नहीं रखता था, कोई हॉस्पिटल के बारे में नॉलेज नहीं था इतना। तो हमने वहाँ से लोकल वेटरनरी 2-3 डॉक्टरों को बुला के इलाज कराया। लेके कहाँ जाएं तो हमने अपना फ्लैट के पास में ले गए, वहाँ ले जाके इलाज किए। तो रात तक में वो नंदी महाराज गोलोकवास हो गए। फिर जेसीबी लेके कहाँ जमुना किनारे उनको भूमिगत करवाए। तो उस समय मन में ये आया, जब अगर कुछ करना है तो इनके लिए करते हैं, क्योंकि आए दिन देखते हैं रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, पड़े रहते हैं या घायल अवस्था में घूम रहे हैं। तो बहुत सोच विचार किए। बहुत सोच विचार करने के बाद हमने वृंदावन में एक जगह है रामताल बोल के, हम नहीं, उससे पहले हमने देवी अटास में, मेरा एक मित्र का प्लॉट था, वो हैदराबाद से है, बसंत कुमार जी नाम है उनका। उनको फोन किया, बसंत जी ऐसा है, गौशाला खोलने का मन है आपका, आप तो रहते नहीं, आपका प्लॉट दे दो मुझे। तो 212 गज का एक प्लॉट था, उसमें एक मकान बना था छोटा सा। तो मैंने चलो, तो वहाँ पे हमने 4 गोवंशों को लाके इलाज करने का चालू किया। किराए पे लिया था वो? नहीं, वो तो ऐसे ही दिए थे उन्होंने, जो आप ले जाओ। बहुत क्लोज फ्रेंड है तो मेरे से एज से बहुत बड़े, आई थिंक नियरली 47 एज है उनका, बट बहुत क्लोज फ्रेंड है हम लोग। कुछ भी मैं करता हूँ तो उनसे सलाह लेता हूँ, वो कुछ करते तो सलाह लेते हैं। उन्होंने दिया वहाँ 4 तत्व। अब होता है ना, कोई चीज़ हम करने जाते हैं तो एक जोश बढ़ जाता है। 4 में मन संतुष्ट नहीं, अब मैं बोला क्या करूँ, इतना छोटा जमीन में तो हो नहीं रहा है। तब हमने वहीं पास रामताल में हमने जमीन लीज पे लिया, 1 एकड़ सा, 10,000 रुपया पर मंथ स्टार्टिंग देना है। 10 करके वो मतलब हर साल में बढ़ेगा, वो 5 साल के लिए लीज में दिया। तो वहाँ बहुत सारी कठिनाई आया, कभी पानी नहीं मिलता था, वहाँ सब चीज़ परचेस था। लैंड का पेमेंट करना है, पानी का पेमेंट करो, इलेक्ट्रिक का पेमेंट करो, और फिर इनका ये सब संभालो। मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा खर्चा। और डोनेशन उतना मांगने आता नहीं, हाथ फैलाने आता नहीं किसी के सामने। मैं बिजनेस किया हूँ, हाथ कैसे फैला ले। अब जैसे जैसे जो भी था अपने पास में सेल करके, जैसे करके भी सेवा की है। 2023 में लास्ट में मैं बोला ना, अब यहाँ से भी जगह कम पड़ रहा है, और जगह देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट ही उतना हो रहा है, गायों के ऊपर टॉर्चर ही उतना हो रहा है। फिर हम लोगों ने जगह ढूंढना चालू किया। तो 2024 में फिलहाल जहाँ पे एनजीओ है भद्रवन में हमें मिला। वो भी कोई और चला रहा था, वो चला नहीं पा रहा था, वो संस्था बंद हो गया था। श्री महादेवनाथ गौशाला के नाम से था, वो संस्था बंद हो गया, वो लोग चला ही नहीं पा रहे। फंड तो आ रहा है उनके पास में, परंतु इंटरेस्ट नहीं है उनको चलाने का।
तो फिर गांव वालों के सहमति से, प्रधानों के सहमति से हम लोग वहाँ पे आए और हम लोग वहाँ हॉस्पिटल चालू किए। फिर वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा था, कंस्ट्रक्शन थोड़ा हमने किया, पूरा हॉस्पिटल सेटअप बना के वहाँ पे हम लोग चालू किए और अभी तक वहीं चल रहा है सेवा। और आशा करता हूँ जब तक वहाँ पे महादेव है हमारे, उस भूमि का जो मेन मालिक है वो महादेव है। गांव समाज तो होता ही है, परंतु मेरे हिसाब से महादेव है। तो जब तक महादेव को सेवा लेना है मेरे से, वो लेंगे, और जब उनको होगा हटाने का तो वो हटा देंगे हमें। परंतु वो ज़मीन मेरा नहीं है तो मैं उसमें ज़्यादा लालच रखता भी नहीं हूँ। जहाँ हाँ लालच है तो गोवंशों के लिए है, कि इनके लिए ये भूमि हो जाए तो सही है। सरकार से निवेदन किया हूँ, आप लोग इसको लीज पे दे दीजिए या अलॉट कर दीजिए हमें, तो अभी तक कोई सुनवाई हुआ नहीं है। देखते हैं क्या होता है आगे। आसपास के लोग आपको सपोर्ट करते हैं? आसपास कुछ लोग, देखिए, हर जगह पे विरोधी भी होते हैं, हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं। विरोधी भी हैं, आए दिन दंगा फसाद करने आ जाते हैं। हमारा गांव का जमीन है, गांव का गौशाला है, बहुत विवाद होता है। गांव का गौशाला है? गांव का गौशाला है, परंतु गांव का गौशाला है, गौशाला में कभी कोई सेवा नहीं करने आएगा, बस गांव का गौशाला है। तो गांव के गौशाले में क्या करेंगे वो लोग? कुछ नहीं, ये जगह हमारा है, हमारे हिसाब से चलो। हमारा उनका हिसाब से कैसे? उनका घर का गाय दूध पिया छोड़ दिया तो उसको ले लो अंदर। अच्छा। हम आके अंदर बैठ के नशा करेंगे? हमें नशा करने दो, रोक टोक मत करो। अभी कितने गाय हैं आपके पास? अभी हमारे पास 165 गोवंश है। अच्छा, गोवंश है। कंप्लीटली इसलिए बोला जाता है क्योंकि उससे नंदी महाराज भी हैं। आज के डेट में गायों को सब लोग हाईलाइट कर रहा है, परंतु नंदी का क्या? नंदी भी तो उसी संप्रदाय, उसी वंश में ही आता है, जबकि वो ज्यादा सफर करते हैं। ज्यादा वो सफर करता है। भाई बड़े बड़े इमारत बना लिए, बिल्डिंग बना लिए, नंदी जाएगा कहाँ? पहले देखिए, पहले क्या था, ट्रैक्टर नहीं था, बड़ा बड़ा मशीन नहीं था, तो खेत किससे जोतता था? हल से। हल बैल से चलता था, नंदी बैल को बना दिया जाता था। अब ट्रैक्टर आ गया, बड़े बड़े मशीन आ गए, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ी, ये दर दर ठोकर खा रहे हैं। और ठोकर भी ऐसे ठोकर खाते हैं जे अगर किसी किसान के खेत में घुस गए, या तो उसके ऊपर तेजाब डाल देगा, या तो कुल्हाड़ी मार देगा। बड़े बड़े हथियारों से नुकसान किया था उनका शरीर को। अगर गवर्नमेंट मुझे पावर दे दे या मेरा टीम को पावर दे दे, इन लोग जो लोग हानि करते हैं ना, इनको अच्छे खासा सजा देने के लिए हम बैठे हैं। परंतु बस हाथ बंधा हुआ है और बंधा ही रहे, क्योंकि जो क्रूरता ये लोग कर रहे हैं, या जब अगर बंद नहीं करेंगे ना, तो महाप्रलय तो अभी देखे नहीं है, जिस दिन महाप्रलय आया संभाल नहीं पाएंगे। बच्चे को अगर चोट लगता है तो माँ घबरा जाती है या उसका पिता घबरा जाता है। हमारे पास ऐसे ऐसे गोवंश आ रहे हैं जिनका कंडीशन देखने से अच्छे, मैं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ सभी ऑफिसर अपने अपने जगह पे सही काम कर रहे हैं, परंतु इनके तरफ किसी की निगरानी नहीं है। बोलते हैं रोड से उठा के गौशालाओं में कर दो, गौशाला में कर दें तो गौशाला में क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है वहाँ पे? ज्यादातर उनको भूखा मारा जा रहा है। सरकारी गौशाला में उनको भूखा मारा जा रहा है। और कितनी कैपेसिटी होती है वहाँ पे? 150 कैपेसिटी है, तो वहाँ पे 200 भर रखे हैं, क्योंकि उसके पर गोवंश के ऊपर 50 रुपया मिलता है पर दिन का एक गोवंश के ऊपर पे। अब आप एक कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर 1500 रुपये महीना, 1500 रुपये महीना, 1500 इंटू 200 कर लीजिए, कितना हो रहा है? वो फंड में कितना ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कई गौशाला ऐसा जानता हूँ जो हमारे गौशाला के करीब है, वहां पे भूसा गोडाउन तक नहीं है। जो भूसा खिलाया जाता है, ड्राई ग्रास, उसका गोडाउन तक नहीं है, तो वो खा कहाँ रहे हैं? सड़े हुए भूसा खा रहे हैं। हरी चारा सिर्फ खिलाने से नहीं होगा ना, गोवंश के लिए खल का सानी होता है, चोकर का सानी होता है, दलिया का सानी होता है। वहां पे क्या खिलाया जा रहा है? हरी चारा डाल दो, ऊपर से हल्का सा चोकर डाल दो, कीड़ा लगा हुआ, बस हो गया। हाँ, कोई सरकारी इंक्वायरी आ रहा हो तो उसको पूरा साफ सुथरा कर देंगे जगह को, नहीं तो गई तरह पड़ी है। सरकारी अफसर को उनकी हालत नहीं दिखती गई की? जब सरकारी इंक्वायरी आते हैं तब तो ये पूरा साफ सुथरा कर लेते हैं, तब वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। और गाय की हालत को कैसे साफ सुथरा करते हैं? कितनी बार वार्निंग मिल चुका है, कितनी बार थ्रेड मिल चुका है। लोग बोलते हैं गौरक्षक गुंडा है, गौरक्षक गुंडा है लोग बोलते हैं, परंतु गौरक्षक मजबूर होते हैं जाने से वहां पे, क्योंकि उनको वो पीड़ा नहीं देखा जा रहा है। इन जो गौशालाओं का ये स्थिति है, गौरक्षक करेंगे क्या? मैं दूसरे को नहीं जानता, मैं अपना फिजिकली बताऊं, मेरे संस्था के पास में एक गौशाला है, तो उस गौशाला में ट्रैक्टर में जिंदी गाय का पैर बांध के उसको खींचा जा रहा है। क्यों? वो बैठ गई है, वो खड़ी नहीं हो सकती।
और आई थिंक 150 मीटर्स उसको खींच के ले गया गया। उसका सांस चल रहा है, मेरे पास जीपीआरएस वीडियो भी था, सब था, मैंने सारे कंप्लेन किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। लास्ट में रात को पता चलता है, कोई लड़का बताता है, लॉयर बताता है मुझे, जे महाराज जी फलाने आदमी ने आपके नाम से तहरीर लिखा है और तहरीर में ये डाला है कि आपने अवैध वसूली का काम किया है, आपने तमंचा रखा है उसके ऊपर पे और आपने धमकाया है। तो मैंने बोला गौशाला में कैमरा लग रहे हैं, कैमरा को निकालो, खंगालो, अगर मैं हूं तो जाने के लिए तैयार हूं। और दूसरी बात है, लिख के रखने की क्या मतलब है, जाके जमा कर दे ना, थाने में जाके जमा कर दे, उसके बाद मेरे पास जो सबूत है वो मैं कोर्ट में जमा करूंगा। ऐसा क्यों कर रहे थे वो? अगर भाव सेवा का हो तो वो सेवा का भाव में सेवा करेंगे। अगर उनका भाव बिजनेस का है तो वो गाय का सेवा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। उनका मजबूरी है, वो गौशाला चला रहे हैं, मजबूरी नहीं है उनका, वो बिजनेस है। गाय के नाम से जो पैसा आ रहा है उससे वो बिजनेस कर रहे हैं। मैं कहता हूं वो जितने भी इस तरह के प्रधान लोग चला रहे हैं गौशालाओं को, वो लोग ईमानदारी से चलाएं। देखते हैं कितनी गैया मरेगी। अराउंड 200 के आसपास हमारे है, 165 हमारे पास फिलहाल है, मान लेते 200 भी। हमारे गौशाला में और उन गौशाला में क्या अंतर है? हमारे में गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं आता है, हम लोगों से भीख मांग मांग के चला रहे हैं, उन पे गवर्नमेंट का फंड आ रहा है। प्लस डेयरी से जो प्रॉफिट हो रहा है, डेयरी को छोड़ो, डोनेशन अलग कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ गौशाला ऐसी जगह पे है जो टूरिस्ट स्पॉट पे है। गायों को देखे, एक संस्कृत में श्लोक है, तद्यंग वस्तु तुम्हें समर्पयामि, आपका वस्तु आपको समर्पित करते हैं। गायों के नाम से चारा आया, उसको टोकरी में लेके बैठ गए, अरे ये गाय को खिलाओ, गौ सेवा होगा। कितना रुपया का है? ना 50 रुपया का है, 100 रुपया का है। अरे ये तो चारा गवर्नमेंट दिया है तुम्हें गाय को खिलाने के लिए, तुम क्यों बेच के खिला रहे हो? और सिर्फ चारा खिला के वहां पे, मैं कहता हूँ वहां भूसा का स्लॉट भी नहीं है। जब बारिश का सीजन आते हैं वहां पे गाय दलदल में फंसे रहते हैं। या उन गौशालाओं को खंगाला जाए, गड्ढा किया जाए, तो वहां पे 2-2 फुट में गाय का हड्डी मिल जाएगा। और वहां अगर गौरक्षक चले जाते हैं तो वहां विवाद खड़ा हो जाता है। अरे गौरक्षक आ गए, यहाँ गुंडागर्दी करने आ गए, पैसा मांगने आ गए। गौरक्षक को पैसे की जरूरत नहीं है। अगर गौरक्षक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो गौरक्षक रात में तस्करों के पीछे नहीं दौड़ते। गौरक्षक रहने से गौरक्षक नहीं कर पाएंगे, लोगों को भी जागना पड़ेगा, प्रशासन को भी जागना पड़ेगा। गौरक्षक कितना कर लेंगे? देखिए ना, गौरक्षक के पास कोई पावर है, क्या पावर है? गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया? नहीं दिया। गवर्नमेंट ने कोई एक आईडी बनाया, जहां एक आईडी बनाते हैं, हाँ ये गौरक्षक है, इनको एक चिन्हित किया जाता है। हमने कितनी बार गवर्नमेंट से मांग की है, जो जो गौरक्षक काम कर रहे हैं फील्ड में, उनका एक आईडी बनाइए, उनका एक बैच बनाइए। जैसे आपका पुलिस का एक बैच होता है, तो एक गौरक्षक का बैच बनाइए, जिससे पता चले हाँ ये गौरक्षक है, ये फील्ड में वर्क कर रहे हैं। कल को आपके पुलिस टीम में उनको परेशान ना करे। परंतु क्या होता है, अगर कोई गाड़ी पकड़ा जाता है या कोई गौशाला का स्टोरी होता है, वहां पे गौरक्षक को धुतला दिया जाता है और सामने वाले को जिता दिया जाता है। तो गौरक्षक क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। एक तरह से हमारा हाथ बंधा हुआ है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस दिन गवर्नमेंट गौरक्षक को आईडी कार्ड देते, गौरक्षक को परमिशन देते, मैं बताऊं, अगर गाय आपको कष्ट पाते हुए दिख जाए ना, जो सजा देना चाहते हो दे दो। तो क्या गौरक्षक उस कार्ड का गलत फायदा नहीं उठाएंगे? क्या फायदा उठाएंगे? एक बात बताइए मुझे, अभी कितने गौरक्षकों को सैलरी है? किसी को भी नहीं। लोग बोलते हैं जो गौरक्षक में घुस के वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। कहाँ से कमा रहे हैं? कोई सोर्स ऑफ इनकम है कहीं से? सोर्स कोई दे रहा है? कोई बताए मुझे, कोई दे रहा हो? 2 वक्त वो सेवा कर लेते हैं थोड़ा बहुत। किसी के पास तो घर में खाने का निवाला नहीं है, किसी के पास बाइक भी नहीं है, टूटा फूटा बाइक लेके दौड़ते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जिनके पास पहनने का कपड़ा नहीं है, परंतु रात बिरात में, ठंड में, बारिश में गायों के पीछे दौड़ते हैं गायों को बचाने में। वो क्या गलत इस्तेमाल करेंगे इस आईडी कार्ड का? उनमें ये और जोश आ जाएगा जहाँ और ज्यादा गौ सेवा करना चाहिए। और उनको देख के और 2-4 लड़के जो आज जुड़ेंगे और अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा सब गौरक्षक को आईडी दिया जाए, गिने चुने जो लोग फील्ड में वर्क कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट आपकी, आप इंक्वायरी कीजिए कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, आप कर सकते हो। हाँ, अगर हम बोले जब बांटो तो भाई गौरक्षक इतने समुंदर है। अगर एक कहावत आता है, जो गौरक्षक मैदान में आ गया तो गौ माता कभी कष्ट नहीं पाएगी। और ये कहावत तो नहीं है, ये हकीकत में देखा गया है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। कहीं और देखा गया है तो हमें पता नहीं, बट मथुरा और हाथरस डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है कि अगर गौ माता के साथ गलत होता है तो हमारे गौरक्षक भाई सब तैयार है,
वो गवर्नमेंट को भी नहीं मानते। कई एक भाई तो जेल भी जा चुके हैं और उनका बेल कराने में महीनों लग गया है। अभी हमारे रिसेंटली ब्रज में एक बहुत ही पूजनीय गौ सेवक थे, पूज्य श्री फरसा वाले बाबा महाराज। उनको तो बेरहमी से उनको मार दिया गया, ट्रक से कुचल के मार दिया गया। रात को तस्करी को पकड़ने जा रहे थे, कोहरा था और दूसरे ट्रक के द्वारा शहीद कर दिया गया। तो उस समय गौरक्षक आए मैदान में। मैं बोलूँगा उस समय गौरक्षक की भी गलती नहीं थी और प्रशासन की भी गलती नहीं। जब आप रोड को अगर रोकेंगे तो प्रशासन एक्शन लेगा, परंतु प्रशासन का एक जगह गलती है, जो प्रशासन उस समय क्यों एक्शन नहीं लिया। आज एक गौ सेवक मर रहा है, कल दूसरा गौ सेवक मर रहा है। आप गौ सेवक को कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है। आप दिखाओ किसी भी गौ सेवक को, किसी भी गौरक्षक को कोई सम्मानित किया गया है आज तक? आप कोई एनजीओ को देख लो, गरीबों को खाना खिलाता है या कोई लेडीज को बचा रहा है, या जो भी जितने भी एनजीओ हैं उनको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलता है या सीएम से पुरस्कार मिलता है, पीएम से पुरस्कार मिलता है, परंतु कितने गौरक्षक को आपने देखा है उनको कोई सम्मान मिला है? चलो गौरक्षक को छोड़ो, ये जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, इनके में से कितने हॉस्पिटल वालों को आप सम्मानित कर रहे हो? एक दो को कर रहे हो, और बाकी जो छोटे मोटे हैं, जो फेमस है वो तो फेमस आप कर रहे हो, वो तो फेमस है, वो कितना सेवा हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको नहीं पता। परंतु जो लोग ग्राउंड लेवल में सच में कर रहे हैं, मैं उन लोगों को पुरस्कार देने बोल रहा हूँ जो दिन रात मेहनत करके रेस्क्यू कर रहे हैं, जो बचा रहे हैं। हॉस्पिटल में लाने के बाद तो कोई भी इलाज कर लेगा। एक फील्ड में रोड में जाके एम्बुलेंस ड्राइवर सारा दिन मेहनत करके बिना खाए पिए, अब मान लीजिए बुलंदशहर से फ़ोन आया और हमारा कोई एम्बुलेंस ड्राइवर जाता है सुबह 7 बजे, वो लौटेगा कितना बजे? शाम के 7 बजे। उसको एनजीओ से क्या मिलेगा? डीजल का खर्चा मिलेगा और नाश्ता पानी मिलेगा। अगर उसको थोड़ा बहुत और कुछ खाना मन करे तो नहीं मिल पाएगा ना, उसको फिर अपने पॉकेट से खाना पड़ेगा, अपना सैलरी से खाना पड़ेगा। तो उनका सम्मान होना चाहिए। वो मेरे लिए एक सोल्जर है। जो नंदी को रेस्क्यू कर रहे हैं, जो गायों को रेस्क्यू कर रहे हैं, वो मेरे लिए एक सोल्जर है। जब इतने गौ रक्षक हैं फिर भी गायें इतनी दुखी क्यों है? मतलब गौवंश इतना दुखी क्यों है? अच्छा एक बात बताइए, ये जिम्मेदारी सिर्फ गौरक्षक की है क्या? बिल्कुल नहीं। समाज की कुछ नहीं है? अभी किसी ह्यूमन के साथ में, किसी लेडीज के साथ में रोड में कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट तो पूरा एक्टिव हो जाते हैं। एक एक ट्रक में 60-65 गोवंशों को ब्रीफकेस की तरह बांध के ले जाते हैं। चलो ट्रकों को छोड़ो, आजकल तो बहुत सारे सिस्टम बना लिए, नए नए कंटेनर में ले जा रहे हैं, ऑयल के टैंक में ले जा रहे हैं, दूध के टैंक में ले जा रहे हैं, भूसा की गाड़ी में ले जा रहे हैं। कुछ ये सरकारी गौशाला भी उसमें मिले हुए हैं। हमारे पास एक केस आया था, मेरे पास का केस है, 2 गोवंश को बच्चों ने पकड़ा, छोटे हाथी में ले जा रहे थे। तो हमारे पास फोन आया, जी महाराज जी ऐसा 2 गोवंश को उन्हें पकड़े, एक तस्कर ले जा रहा था। तो गए हम लोग थाने में, पुलिस बुलाया, मैंने पुलिस हाथ में मत लो, पुलिस को बुलाओ। तो वहाँ ले गए, गाड़ी को रोक दिया, वहाँ पे गायों को अपने गौशाला में उतार लिया। तो वहाँ से गाड़ी से एक पर्चा मिला, एक गौशाला का, सरकारी गौशाला का, जो हम लोग वहाँ छोड़ने जा रहे हैं। जब हम लोग इंक्वायरी करते हुए वहाँ रात के 11 बजे पहुँचते हैं तो उस दिन का माहौल अलग था। वहाँ गाय तो लंबे लंबे नाली खोद के रख दिए हैं, वहाँ गाय मरे हुए गायों को पटक रखे हैं। एक ट्रकों का टायर का निशान बन रहा है वहाँ पे। भाई गौशाला में ट्रक का क्या काम है? दूसरा दिन हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो पूरा माहौल चेंज, रातों रात जैसे भी चल गया, रातों रात पूरा नक्शा चेंज कर दिया है और पूरे गांव इकट्ठा हो गया प्रधान का सपोर्ट में, जी ये लोग को मार के भगाओ। पर हम आए दिन वीडियो में देखते हैं वृंदावन में कई लोग हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कैंपेन भी चल रहे हैं उसके ऊपर। मेरे गुरु महाराज जी कहते थे, वेयर इज क्वालिटी देयर इज नो क्वांटिटी एंड वेयर इज क्वांटिटी देयर इज नो क्वालिटी। जहाँ भीड़ भक्का है आपको वहाँ क्वालिटी नहीं मिलेगा। जैसे वृंदावन में आपको दिख रहा है जो बहुत सारे ऐसे फंड रेजिंग चल रहा है, जो हम इतने हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं कहूँगा उसमें 10% ऐसे हैं जो पूरे फ्रॉड हैं, जिनका तो खुद का गौशाला भी नहीं होगा, फिर भी वो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। जिनमें से कुछ ऐसे हैं वो अपने आप को फॉरेनर बताते हैं, जो अपने आप को फॉरेनर बताते हैं, और जो फॉरेनर है भी, अपने देश में तो उनको रहने का जगह नहीं मिला, उनको खदेड़ दिया गया। वो अब ब्रज में आके 2-4 लोग हमारे इंडियन हो गए, उनको थोड़ा सर में चढ़ा दिए, तो इंडियनों को चुनौती देते हैं कि आपका करने का सेवा हम कर रहे हैं देखो, और हमारा सेवा देखो कितना अच्छा है। मैं कह रहा हूँ आप एक दिन एक रेस्क्यू करके दिखा दो, एक गौ माता का ट्रीटमेंट का बता दो कि आपने कितना किया है।
99% जो चल रहा है, मैं सीधा नाम लेके बोल रहा हूँ, ब्रज में अगर सेवा चल रहा है, नंबर 1 में चल रहा है माताजी गौशाला जो बरसाना में है। दूसरे नंबर पे है हमारी सुदेवी दीदी जो राधा कुंड में चला रही है, फॉरेनर है, जर्मन है। वो अपना यंग लाइफ में आई थी, वो वहाँ पे ब्रज में 18 ईयर्स ओल्ड में आई थी, और आज उनका चल रहा है ऑलमोस्ट लाइक 75 के आसपास। उनका पूरा जीवन गौ सेवा में चला गया। उन्होंने शादी नहीं किया है, गौ सेवा में निछावर कर दिया है। एक देवी चित्रलेखा जी का है, या ये ब्रज में, ब्रज के बॉर्डर में ही है, ब्रज में ही माना जाएगा। इनका भी यहाँ चलते रहता है सेवा। और छोटे मोटे 2-4 संस्था है। एक हमारा संस्था है राधा रानी गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से है। हमारी सेवा ज़्यादातर रात को एक्टिव होता है। रात को एक्सीडेंट में कोई नहीं उठाता है जहाँ हम लोग पहुँचते हैं। और मेरा मान्यता ये है, मैं ये मानता हूँ जब तक मेरा शरीर में प्राण है, वो बेशक क्रेडिट में मुझे सेवा क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगा, और वो कर रहा हूँ। अभी तक मेरे पास 1800 गोवंशों का रेस्क्यू करके, ज़्यादा 2000 गोवंशों का रेस्क्यू करके उनका जान बचा के हम लोगों ने गवर्नमेंट गौशालाओं में हैंडओवर कर दिए। इन जो गौशालाओं को बोला उनका तो अपने पास गौशाला है, मेरे पास गौशाला नहीं, मेरे पास हॉस्पिटल है। तो हमने 2000 गोवंशों का 2022 से अब तक उनको ठीक करके सरकारी गौशालाओं में हैंडओवर किए हैं। लेकिन आपने तो कहा कि सरकारी गौशाला की हालत बहुत खराब है। कुछ गौशाला, कुछ जिसमें से एक गौशाला है जो बहुत अच्छा चलता है, वहाँ भेजते हैं। देखिए, अगर ऐसा हो तो फिर तो हमें अपना ज़मीन लेना पड़ेगा, और इतना फंड तो मेरे पास है नहीं है। मेरा संस्था फिलहाल लॉन्ग क्रेडिट में चल रहा है। आपने उन लोगों से बात करी जिनको क्राउड फंडिंग में पैसा मिला? कई एक बार बात किया गया है, कोई तो बात ही नहीं करना चाहता है, कोई वहाँ आना ही नहीं चाहता। मैंने यहाँ तक कि बहुत सारे ब्लॉगर्स को रिक्वेस्ट किया, आप लोग आइए, वहाँ वीडियो बनाइए, थोड़ा दिखाइए जनता को जो यहाँ कितना सेवा चल रहा है, क्या चल रहा है। आपको लगा जेन्युइन है तो आप रिलीज करो, नहीं है तो बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं इंटरेस्ट है इनको। जहाँ मिर्च मसाला मिलेगा वहाँ जाएंगे। एक क्राउड फंडिंग कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ हमारा क्राउड फंडिंग में चला थोड़ा सा। वहाँ से रिप्लाई आता है, जैसे सर आपका वीडियो में मिर्च मसाला नहीं है, आपके पास कोई फॉरेनर हो उसको आप कैंपेन में बुलवाइए तो आपका फंड अच्छा आएगा। अच्छा। और उनका कमीशन 50% आई थिंक है आसपास। उन्होंने हमारा कैंपेन बंद कर दिया। कुछ फंडरेजर ऐसे हैं जिनको हम डेली फ़ोन करते हैं, सर 5 मिनट में कॉल कर रहे हैं, तो आज तक कॉल नहीं आया, पता नहीं क्यों। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, जो एक बार आए और वहाँ देखे तो सही जो वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। और आप जिनका कैंपेन चला रहे हो उनका वर्क आपके उनके हिसाब से नहीं, आप जाके देखो ग्राउंड में वो कितना कर रहे हैं। और उनका डोनेशन लाख में नहीं, CR में कलेक्शन हो रहा है, करोड़ों में। करोड़ों में। जबकि उनके पास जबकि उनके पास ना गौशाला है, और अगर गौशाला दिखा भी रहे तो वो उनका निजी गौशाला नहीं है, किसी और का गौशाला दिखा के वहाँ फंडरेज हो रहा है। जब ये ब्रज में आए इनके पास खाने का रोटी तक नहीं था, और आज बड़े बड़े कोठी में, बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं। तो मैं उन फंडरेजरों को बोलता हूँ एक बार खंगालिए आप लोग अच्छा से, 2-4 लोकल गौरक्षकों से पूछिए, गवर्नमेंट के लोगों से पूछिए जी ये संस्था सच में यहाँ काम कर रहा है, आप लोग के निगरानी में है। वेटरनरी ऑफिसरों से पूछिए, अगर वेटरनरी ऑफिसर बोलते हैं या गौरक्षक बोलते हैं हाँ ये काम कर रहा है, तब आप कैंपेन चलाइए। हम तो हमारे लिए ओपनली बोल रहे हैं, आप वेटरनरी ऑफिसर से किससे पूछिए, वृंदावन में जाके गौरक्षकों से पूछिए जहाँ राधा रानी गौ सेवा ट्रस्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आप सोशल मीडिया में देखिए। अगर ये वीडियो बाहर जाता है और ये स्टेटमेंट बाहर जाता है तो आपके खिलाफ कुछ एक्शन भी ले सकते हैं इसके ऊपर? हाँ, एक्शन हो भी सकता है। डर नहीं लगता आपको? डर तो हमने सेवा करने का समय छोड़ दिया है। माँ भगवती बचाएगी, नंदी महाराज बचाएंगे। दुश्मन तो बहुत होंगे आप पे। मैं भी बताया था ना, जो सचिन राजपूत मेरा एज बॉडीगार्ड जो है, जो मेरा मैनेजर है, वो ढाल खड़ा है मेरे पास में। वो बोलता है अगर किसी में दम है हमारे महाराज जी को छू के दिखाओ। उसके बलबूते पे मैं खड़ा हूं, और बाकी तो माँ भगवती का आशीर्वाद है जिनके इच्छा से ये सेवा चल रहा है। तो डर तो अब नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत डर लगता है फैमिली के लिए। 2022-23 में लंपी डिजीज आपको पता ही है। आई थिंक उस टाइम पे कई गायों को लंपी डिजीज हुई थी। तो आपके गौशाला में क्या हालत थी उस टाइम? देखिए, उस समय हमारे हॉस्पिटल में, हमारे गौशाला में 40 से 50 केस आया था। परंतु उसी समय पे हमारे ब्रज में एक प्रसिद्ध गौ सेवक संत हैं,
गोपेश बाबा, पूज्य श्री गोपेश बाबा, उन्होंने सरकार से लड़ाई करके, सरकार से बात करके, जैसे भी मानिए, लड़ाई मानिए, बात मानिए, एक जमीन लिया था लीज पे, और उन्होंने पूरे ब्रज में नहीं, पूरे राजस्थान, दिल्ली, कहीं के भी गौवंश, कम से कम मेरे हिसाब से, मेरा आंकड़ा के हिसाब से 25 लाख गौवंशों का उन्होंने ट्रीटमेंट का व्यवस्था किया। तो हम लोग सब वहां पे समय देना चालू कर दिया। जब महाराज जी इतना बड़ा सेवा कर रहे हैं तो हम लोग क्या है, तो हम ही अपना हॉस्पिटल के गौवंश को वहीं रखते थे। तो उस समय जो हमने आंकड़ा देखा गौवंशों का और गौवंशों का स्थिति देखा, ऐसा ऐसा अच्छा, उस समय सबसे बड़ा दिक्कत था लंपिंग का। लंपिंग में सबसे बड़ा दिक्कत है, लंपिंग आते ही गोवंश को बुखार आता था, और बुखार आने के कुछ देर बाद ही फपोले पड़ना चालू हो जाता था। लंपी में ये अच्छा, होता है। फपोले में अगर उनको टाइम से दवाई ना दिया जाए 24 घंटे के अंदर में, तो वो खत्म होना ही है। अच्छा, दवाई जिसको पड़ गया तो उसके फपोले में बन गया मवाद, और सब डॉक्टर मवाद को निकालने के लिए तैयार नहीं, गिने चुने 2-4, क्योंकि उसमें बदबू हो गया था। अच्छा, मवाद फूटने के बाद, घाव फूटने के बाद वो घाव बन गया शरीर में। अब एक जगह घाव हो तो दवाई छिड़के, पूरे शरीर में घाव, पूरे शरीर में उसको इन्फेक्शन है, कहाँ से करें? तो इससे करके मतलब 1-1.5 महीना, आई थिंक 2 महीना था, ब्रज के सारे गौरक्षक, गौ सेवक लगे रहे वहां पे। और ये एक से दूसरे गाय पे फैलता है। एक से दूसरे गाय फैलता था, और यहाँ तक कि बाबा स्वयं लगे रहते थे, बाबा स्वयं लगे रहते थे सेवा में। और मतलब सारे गौरक्षक दिन रात एक करके, किसी का काम था पानी पिलाना है, किसी का काम था कुछ, सबको सेवा बांट दिया गया। तो 1-2 दिन हमारे डॉक्टर भी जाने लगे वहाँ पे, फिर नहीं जा पाए तो मैंने बोला आप लोग हॉस्पिटल में देखो, मैं चला जाता हूँ। तो जब तक हम लोग कर पाए कर सके, फिर हम लोग अपने हॉस्पिटल में देखना जरूरी था, क्योंकि हॉस्पिटल में भी हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। उस समय मेरे पास एम्बुलेंस नहीं था, उस समय रेंट पे गाड़ी ले रखता था, ये 4 पहिया का जो लोडर गाड़ी होते हैं, हाथी हो गया, ये पिकअप हो गया, उनमें काम चलाता था। ये तो एम्बुलेंस हमारे एक नंदी महाराज का देन है, उनके प्रार्थना से ये एम्बुलेंस हमारे पास आया है। नंदी महाराज को किसी ने भाला मारा था, और हमारे पास आए थे नंदी महाराज इलाज के लिए, उनको इलाज किए। मैं दिखाऊंगा आपको जीपीआरएस फोटो के हिसाब से, वो हमारे पास 25 दिन रुके। जिस दिन वो वापस जा रहे, उस समय मतलब वो रुकना नहीं चाह रहे थे, रस्सी को हिला रहे थे बार बार। तो मैंने बोला आपको गौशाला भेज के क्या करो, अब जाओ। तो उनको रिलीज़ कर रहे रात को, और जब रिलीज़ कर रहे थे उनको, तो वो मंदिर के सामने खड़े होकर महादेव की तरफ देख के अपनी आंखों से आंसू निकालने लग गए। और दूसरे दिन ही हमारे पास जजमान आए, जे आप एम्बुलेंस लेना चाहते हैं? हमने हाँ, ना मैं आपको 7 लाख रुपया दे रहा हूँ, आप एम्बुलेंस ले लीजिए। मैं 7 लाख में तो एम्बुलेंस आएगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप दीजिए, बाकी हम करते हैं व्यवस्था। तो फिर हमारे एक जानने वाले हैं, उनके ट्रैवल एजेंसी है, मित्र मंडली है। मैं बोला ऐसा है, आपके नाम से हम किस्त में गाड़ी निकालते हैं, हम फाइनेंस भर देंगे किस्त हर महीने, और गाड़ी निकालने दीजिए। तो हमने 4 लाख रुपया डाउन पेमेंट किए, और 25,000 का जैसा किस्त बना हर महीने का। और एम्बुलेंस जो बॉडी कसने के लिए 2-2.5 लाख रुपया जो लगा, वो लगा के हमने तैयार कर लिया। तो टोटल एम्बुलेंस ऑलमोस्ट लाइक 15 लाख के आसपास बनता है एक। आज भी हमारे लिए सबसे बड़ा बर्निंग होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक 2 चीज़ का, एक दवाई और एक एम्बुलेंस का EMI। ये दोनों कलेक्शन निकालना इतना भारी पड़ जाता है, बहुत भारी पड़ जाता है। मैं इस महीने एक इनके कलीग हैं, हमारी मिसेस की कलीग है, उसको सैल्यूट करता हूँ। उसने 500-500 रुपया घर घर जाके बेचारी ने कलेक्ट करके दिया है मुझे, दिल्ली से ही है वो। जे नहीं भैया का एम्बुलेंस भरना है, ना तो सेवा बंद जाओ। गई थी वहाँ पे उसको गौशाला में, देखी तो उसका आँख से आंसू आ गया। इतना कष्ट पाते हैं गौवंश अनाथ। वही तो कह रहा हूँ, जिस दिन सब लोग यहाँ आएंगे देखेंगे तो रियलाइज होगा। तो बेचारी इस गर्मी में घर घर जाके कलेक्शन कर करके उसने इस बार का किस्त भरा। वृंदावन में इतने सारे मंदिर हैं, उसमें करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, पर फिर भी एक गौवंश को ब्लैंकेट उड़ाने के लिए हमें क्राउड फंडिंग करना पड़ता है। ऐसा क्यों? एक एक कथावाचक एक एक कथा करने के लिए 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया ले रहे हैं। बिना एसी का तो घूमते नहीं है, सबके पास एसी है। और गौरक्षकों के पास में क्या, बेचारे दिन रात ठोकर खा रहे हैं, किसी के पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा तक नहीं है। तो इन कथावाचक को यही विनती है, जे अगर मेरी आपके वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंच रहा है, तो जहां दवाई की जरूरत है वहां दवाई पहुंचाइए। जहां आपका सेवा का मतलब ये नहीं कि आपको फंड से, दवाई से ही, अगर आपके खड़े होने से वहां कुछ हो सकता है तो आप जाके बगल में खड़े होइए। बगल में खड़े होने से भी क्यों, देखिए
अभी वीडियो के माध्यम से इसलिए बोल रहे हैं, तो वीडियो आपके दुनिया देखेगा तो सोचेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। तो उसी तरह अगर कोई कथावाचक अगर उस एनजीओ पे आके या उस हॉस्पिटल में आके खड़ा होता है तो लोग बोलेगा अरे यार हमारे कथावाचक जी वहाँ गए हैं, शायद कुछ है। तो शायद 10 आदमी और आके उस चीज को समझेगा, उस प्रेरणा को समझेगा। हमारे हिंदुस्तान में न जाने कितने इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब कि अगर मैंने किसी ब्रांड का कपड़ा पहना है और वो इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि मैंने इस ब्रांड का कपड़ा पहना है, आप भी पहनो, और उसके मिलियंस में फॉलोअर्स है, तो वो फॉलोअर्स जो है उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। वैसे ही जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जब आप किसी ब्रांड को प्रमोट करते हो, जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, वैसे ही हमारे देश में जो भी गोवंश के साथ जो ये सब हिंसा हो रही है, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसमें से एक इन्फ्लुएंसर भी अगर महाराज जी की ट्रस्ट को जाकर के विजिट करे और वहां पे बताए कि ये रियलिटी है, वो इन्फ्लुएंसर इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा पॉजिटिव चेंज के लिए जो हमारी सोसाइटी में लाया जा सकता है। ये आपने बहुत अच्छा बोला है और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, आपको क्या लगता है ये राधारानी गौ सेवा ट्रस्ट का इंस्टाग्राम फॉलोअर कितना होगा? 7469। मुझे तो पता था ये नंबर। ठीक है ना? ये अभी बना है, 3 मंथ्स मैंने इसमें अपना टाइम दिया, सेवा से थोड़ा टाइम निकाल के इस पे दिया, तो ये बना है। परंतु ये लाइक और फॉलो करने के लिए नहीं है, उस चीज को दिल में उतारने के लिए है। अगर किसी ब्लॉगर को हम बुलाते हैं तो उसका पहला टॉपिक ये रहता है कि हमें कितना डोनेशन मिलेगा आपसे। अच्छा, मतलब ब्लॉगर खुद आपसे पैसा मांगता है? मथुरा वृंदावन के ब्लॉगरों को अगर बुलाते हैं तो सीधा बोलते हैं 15-20 हज़ार रुपये अगर देते हैं तो हम आएंगे आपके यहाँ शूट करना है। मेरा जिंदगी में बता, तुम्हारी ब्लॉगिंग नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए, गलती से मत आना। छोटे मोटे 2-4 हैं, आते हैं वो लोग, करा के जाते हैं, वो लोग कुछ लेते नहीं है, वो लोग आके करके चल जाते हैं, उनके पास ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, कुछ नहीं, वो लोग कर जाते हैं, उनका मन को शांति रहता है, हमें भी अच्छा लगता है जहाँ आए चलो। जो उनके पास ज़्यादा फॉलोअर है उनको जब बोला जाता है तो बोलते हैं महाराज जी 15,000 तो लगेगा कम से कम। अच्छा, गौ सेवा में 15,000 मिलेगा ना? आना भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ये पैसा मेरा नहीं है जो मैं फालतू में उड़ाते रहूँ। हाँ, सोशल मीडिया में देने से शायद होगा, परंतु इन चीज़ों में नहीं। भाई केशव दास तो एक नाम है, केशव दास को कोई नहीं जानता और ना जानने की जरूरत भी नहीं है। बस माँ भगवती के लिए राधारानी गौ सेवा ट्रस्ट का जो सेवा चल रहा है उसको दुनिया जाने और वहाँ विजिट करें। मेरा तो सबसे मोस्ट वेलकम है जो सब लोग विजिट करें वहाँ पे। सबसे बड़ा चीज़ है, कोई भी एनजीओ, कोई भी गौशाला सरकार को इनवाइट नहीं करेगा अपना गलती छुपाने के लिए। मैं ओपनली इनवाइट कर रहा हूँ सरकार को, हर डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए तैयार हूँ, हर अकाउंट डिटेल्स देने के लिए तैयार हूँ। आप आइए, विजिट कीजिए और देखिए क्या सेवा चल रहा है। ये मेरा चैलेंज है और ये मैं इनवाइट भी कर रहा हूँ। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो काऊ पॉपुलेशन है वो है 193 मिलियन अभी भी। ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड? ऑन रिकॉर्ड। ऑफ रिकॉर्ड गिनती नहीं है। कंप्लीट ब्रजभूमि में, मेरे हिसाब से कंप्लीट ब्रजभूमि में, पूरे ब्रजभूमि में, 84 कोस ब्रजभूमि में कम से कम ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकता मैं। ऑन रिकॉर्ड तो कोई भी बता देगा, मैं ऑफ रिकॉर्ड बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोग को पता है। कम से कम 10 से 15 लाख गौवंश है। अब आप बोलोगे क्यों बोल रहे हो? तो माताजी गौशाला, वहां पे गौशाला के अंदर ही 80,000 गौवंश है। राल गौशाला 7-8 हज़ार गौवंश है। इसी तरह विभिन्न सरकारी गौशालाओं में 300 से नीचे कोई भी गौशालाओं में गौवंश नहीं है, सबके पास 300 से ऊपर ही है। उसके बाद हो गए प्राइवेट एनजीओ, प्राइवेट संस्था, ये कथावाचकों का गौशाला, कोई आश्रमों का गौशाला। उसके बाद होता है आवारा, लास्ट में आता है आवारा का नंबर। तो आवारा के पास तो अनगिनत है। सिर्फ बलदेव साइड में अगर देखा जाए तो इतने नंदी महाराज हैं जिसका कोई गिनती नहीं है, बलदेव से सादाबाद के रोड में। तो गोवंश का क्वांटिटी हम लोग ऑन रिकॉर्ड तो कोई भी बोल देगा, सरकार अपना आंकड़ा दिखा देगा, पर ऑफ रिकॉर्ड कितना है? न्यूज में आता है जो हमने रोड से सारे गोवंशों को हटा दिया, गौशालाओं में कर दिया, परंतु फिजिकली मैं देख रहा हूँ रोड में हर गली में 10 गौमाता घूम रही है। कहाँ से आ गई फिर? आपने हटा दिया तो कहाँ से घूम रहे रोड में? जब बीफ बैन हुआ था
उस टाइम पे बोला गया था कि इससे गौवंश बची रहेंगी, मतलब उनको कोई हानि नहीं होगी। तो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हुआ ग्राउंड रियलिटी पे, या उसका उल्टा ही हो रहा है? उल्टा हो रहा है। अगर बीफ को बैंड किया गया और गौवंश सुरक्षित है, गवर्नमेंट बोल रहा है, तो उल्टा हो रहा है, झूठ बोल रहा है। सबसे ज्यादा बीफ अगर सेल कर रहे हैं तो गौवंश का है। शायद इस वीडियो के बाद इस वार्तालाप के बाद में कॉल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु ये सच है। बीफ सप्लाई गौवंश का जो मांस सप्लाई होता है सबसे ज्यादा कर रहे हैं इस वक्त। अगर इस पे अभी नहीं रोक लगाए तो कभी नहीं रख पाएगा। और इसीलिए संतों ने एक अभियान चलाया है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। पूरे संत में इन्होंने कुछ, मतलब किसी का नाम नहीं है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, संतों का एक अभियान चलाया है। क्योंकि दत्तात्रेय महाराज ने जब आंदोलन किए थे तो उस समय गायों के ऊपर में भी गोली चली और संतों के ऊपर में गोली चली। तो भाई आक्रोश से तो सरकार सुनने वाला नहीं है। 3 चरण या 4 चरण का इसमें बनाया गया है, जिसमें पहला चरण आपका 27 अप्रैल था। 27 अप्रैल में अपने अपने तहसीलों से हस्ताक्षर एसडीएम लेवल में, डीएम लेवल में देना था। अब आ रहा है 27 जुलाई, अपने अपने डीएम लेवल में जितना है राज्य के लिए, अपना जिला के अधिकारियों को देना है हस्ताक्षर। यही गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। इसमें ना किसी का संत का नाम है, ना किसी एनजीओ का नाम है, सिर्फ एक ही अभियान का नाम है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। अगर ये गवर्नमेंट लागू कर देती है, ये बीफ स्लॉट हो गया या तस्करी हो गया या गौ माता को कष्ट हो गया, ये सब बंद हो जाएगा। और आशा करता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट इसको कर दे, जिससे इनका भी बुद्धि सही रहे और इन गौवंशों का प्राण भी सही रहे। क्योंकि गौवंश है, बोला गया है शास्त्र में, भागवतम में बोला गया है, गौवंश का एक रक्त अगर धारा में गिरता है, भूमि में गिरता है, तो भूमि आप जितना भी उपजाऊ बनाओ नहीं बनेगा, वहां कोई खेती नहीं होगी, वहां सिर्फ जहर ही निकलेगा वहां से। और यहाँ तो कितना खून निकल रहा है। खून ये सिर्फ नहीं है जो ये काटने वाले बीफ स्लॉट वाले काट रहे हैं और खून निकल रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है वो खून निकल रहा है, मार रहा है, अहित कर रहा है वो खून निकल रहा है। रावण ने नंदी को हिमालय में, जब शिव जी से मिलने गया था रावण कैलाश पर्वत में, नंदी को रावण ने सिर्फ धक्का दिया था, तो महादेव ने अपने घुटने को दबा के उसका अहंकार तोड़ा था। अभी जो पब्लिक, जो जनता नंदी को घायल कर रहे हैं, जो मार रहे हैं, काट रहे हैं, इनका क्या गति होगा? अच्छा, एक और सवाल है। एक आम हिंदू घर जो जेन्युइनली गाय से प्यार करता है, वो प्रैक्टिकली क्या कर सकता है डोनेट करने के अलावा अपनी डेली जिंदगी में? देखिए, मेरा तो एक ही कहना है, अगर कोई भी हिंदू भाई गौ माता से प्रेम करता है तो अपने घर के खूंटे में एक गौ माता तो जरूर रखे। क्योंकि उसके एक गौ माता के रखने से मैं समझता हूँ ये 4 गौ माताओं का प्राण बच सकता है। अगर दूध का लालसा है तो आप रखो, अगर दूध का लालसा नहीं है, आप सेवा भाव में हो, तो भैया अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप 4 गोवंश जो रोड में घूम रहे हैं उन्हें रखो। तो बहुत ही अच्छी बात है जो आप माँ भगवती का सेवा कर रहे हो और इस धरा में जो कष्ट पा रहे गोवंशों को आप प्राण बचा रहे हो, उसको सबसे बड़ा सेवा माना जाएगा और सबसे बड़ा पुण्य माना जाएगा। इससे बड़ा पुण्य कोई चीज नहीं है। यही मेरा मान्यता है। मेरी भी एक ओपिनियन है इस बारे में। इससे थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल किया था महाराज जी से कि हम कैसे गौ की सेवा कर सकते हैं, कैसे आम इंसान गौ की सेवा कर सकता है, कैसे एक प्रमुख गांव का वो सेवा कर सकता है। तो हमारे गांव की बात करते हैं पहले। हमारे गांव में घर के बाहर चबूतरा रहता है जिसमें काफी स्पेस होती है। तो पहले क्या होता था ना, खोर बनती थी, शायद आप कनेक्ट करोगे खोर क्या होती है। उसमें चारा रखा जाता है और उसमें एक बार सानी करने के बाद, मैं बता देती हूँ खोर क्या होती है। इट्स लाइक अ रेक्टेंगुलर पॉट, सीमेंटेड पॉट होता है जिसमें उनका खाना रखा जाता है, जिसमें उनकी सानी की जाती है। जैसे चारे के ऊपर आप, जैसे हम चावल के ऊपर दाल डाल के खाते हैं ना स्वाद बनाने के लिए, वैसे ही भूसे के ऊपर, चारे के ऊपर हम दलिया डालते हैं, खल डालते हैं या बिनोले डालते हैं ताकि गाय को स्वाद आए उससे खाने में।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घर के बाहर वो सीमेंटेड पॉट रख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, मात्र 6 से 8 रुपए का पर केजी चारा आता है। महाराज जी मुझे करेक्ट करना अगर इतना मैं ही गलत आता है, बोल रही 6 हूँ तो। से 8 रुपए के आसपास ही पर आता है, केजी के पर हिसाब केजी के से आसपास। 6 रुपए, मैं कह रही हूँ कि आज के टाइम में 10 रुपए का समोसा आता है जिसमें 500 कैलोरीज होती है, वो खा सकते हो आप। लेकिन क्या आप 6 रुपए मात्र पर केजी का जो चारा है, क्या आप वो खरीद नहीं सकते? क्या आप वो सीमेंटेड पॉट नहीं ले सकते जिसके अंदर आप उनका खाना डाल दो ताकि वो खाना खा सके, पन्नियां ना खाए? आपके घर की जो भी सब्जियां हैं आप वो रख सकते हो उसमें। ये मैं गांव की बात कर रही हूँ। अब मैं आती हूँ शहर पे। शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम रहते हैं फ्लैट्स में और एक सोसाइटी रहती है जिसमें सोसाइटी में रूल्स होते हैं। मैंने माना कि सोसाइटी में नियम फॉलो करना बहुत जरूरी है एक आम सिटीजन के लिए। पर जो सोसाइटीज की जो RWAs होती हैं, जो AOA होती है, एसोसिएशंस होती हैं, उनके पास ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो उन पॉट्स को रख सकते हैं और रखवा सकते हैं। आप अपनी सोसाइटी में आज ही पूछना कि क्या हमारी सोसाइटी में कहीं जगह है जहाँ पे हम ये पॉट रखवा सकते हैं। एक सोसाइटी में मिनिमम, मैं बोल रही हूँ मिनिमम, कम से कम 100 फैमिलीज तो रहती ही होंगी ना। 100 फैमिली, अगर एक परिवार भी अपने घर से डेली का 5 किलो चारा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 30 रुपए, मात्र 30 रुपए यानी 3 समोसे के बराबर, अगर वो अपने घर से निकाले और अपनी सोसाइटी के उस पॉट में उनके लिए चारा रखें, तो आपके आसपास की गायें चारा खा सकती है। ये मैंने आपसे इसलिए शेयर किया क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कॉस्टिंग कितनी है, मैं सेवा कैसे करूं, मैं दान कैसे करूं। दान करने के कई तरीके हैं। अगर आप ये आज से शुरू करेंगे, आपको एक रास्ता जरूर मिलेगा कि कल को मुझे क्या करना है। एक जिम्मेदारी आ जाती है, आप पर डे इस चीज़ को करेंगे तो एक जिम्मेदारी आ जाएगी, और जब जिम्मेदारी आ जाएगी तो आपको कल के लिए अपने आप रास्ता मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपके इस पहल से, जो आप बता रही हैं, इसके एक पहल से, मान लीजिए एक सामने वाला बंदा देख रहा है जो आप कर रही है, तो वो पहले दिन सोचेगा अरे यार ये इंसान क्या कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा दिन देखेगा, तीसरा दिन देखेगा, अगले वीक से उसके माइंड में आएगा चीज़ तो अच्छा है, मुझे भी करना चाहिए। उसको देख के शायद और 10 आदमी करेगा। तो ये एक चेन सिस्टम है। अगर एक आदमी भी चालू करे इस काम को तो 10 आदमी ऑटोमेटिकली इसमें चालू करेगा। परंतु उसमें भी एक चीज़ है, जैसे आप बता रहे जो सीमेंट का पॉटेट है, तो उसमें एक छोटा सा पाइपलाइन रखना पड़ेगा, क्योंकि आप चारा डालते जाओगे। अब सीमेंट का पाइप जो पॉट है, डेली तो एक बंदा हिला नहीं सकता, तो वो एटलीस्ट पानी से उसको जब धोएगा तो वो पाइप से निकल जाएगा, तो स्मेल नहीं आएगा और गाय को खाने में, डाइजेस्ट करने में आसान। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, एक चीज़ आप मिस कर गए, बाहर में जितने भी गौवंश घूम रहे हैं उनके लिए चारा के साथ साथ अगर सॉल्ट दिया जाए ना, सॉल्ट नमक, तो उनका पाचन शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक पत्थर होता है वो, सेंधा नमक, हाँ सेंधा नमक अगर आप एक पत्थर रख दो तो खाने के बगल में रख दो या कहीं थोड़ा ऊंची जगह में रख दो, तो गाय जो चाटते रहेगी तो उसका पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी, और जिसके कारण जो भी बाहर खा रहे हैं वो सब डाइजेस्ट होगा और बहुत अच्छी तरह से रहेगा। अब बात करते हैं आपके फाउंडेशन के, क्या कहना चाहते हैं लोगों को? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं। देखिए, राधा रानी गौ सेवा ट्रस्ट जो संकल्प लिए हैं, जो संपूर्ण ब्रजभूमि में हो या जहाँ से भी सूचना आता है, हमारे गौवंशों को हम लोग रेस्क्यू करके उनको उचित उपचार देके उनका प्राण बचाएं। तो इसके पूरे सर्कल में हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है रेस्क्यू का जो एम्बुलेंस है, वो प्रॉपर एम्बुलेंस हमारे पास एक ही है, एक और होने से और अच्छा सेवा हो पाए। और उससे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है मेडिसिन के लिए मुझे बहुत बड़ा फेस करना पड़ता है, क्योंकि पर मंथ जो मेडिसिन है, कई 1 लाखों रुपया का पैसा चला जाता है उसमें, जो मेडिसिन परचेज में निकल जाता है, परंतु उस लेवल में डोनेशन नहीं है। तो ये 2 चीज़ तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो एम्बुलेंस का चैलेंज, क्योंकि एम्बुलेंस के लिए डीजल चाहिए, उसका एक प्रॉपर पूरा मेंटेनेंस चाहिए। दूसरा एक मेडिसिन। दूसरा सवाल ये है कि कैसे कोई आपकी संस्था से जुड़ सकता है, कैसे कोई दान कर सकता है, क्या कोई नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है जो हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? देखिए, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 9667785120। इसके माध्यम से भी
जितने भी लोग हैं वो जुड़ सकते हैं हमसे, और इसके माध्यम से आप सूचना भी कर सकते हो। जो कहीं पे अगर कोई गौवंश का कोई दिक्कत है तो आप सूचना करके भी आप हमें बुला सकते हो। और सोशल मीडिया में भी हमारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या गूगल हो गया, उसमें डिटेल्स दिया हुआ है जे कैसे कैसे हम सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर किसी को कोई दान देना है तो गूगल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों से जुड़ के वो जैसे भी कर सकते हैं। बाकी मैं प्रिपेयर करता हूँ जे पैसे से ज़्यादा अगर आप अपनी जगह से, मान लीजिए आप दिल्ली में हो और आपको हमारे संस्था में हमारे गौवंशों के लिए कुछ दवाई देना है, तो एक बार आप हमसे कनेक्ट करके दवाई का नाम पूछ लें और दवाई परचेस करके वो कोरियर कर दें, तो वो डायरेक्टली सेवा में लगेगा। ठीक है ना, वो चीज़ डायरेक्टली सेवा में लगेगा। तो जिसका जैसा पॉसिबिलिटी है वो ऐसा कर सकता है। और जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे या कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, तो आप वो दवाई परचेज कर सकते हैं। राधा रानी गौ सेवा ट्रस्ट में डायरेक्टली आप भिजवा सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी मैसेज जो आप जनता को देना चाहते हैं गौवंश के लिए। देखिए, मेरा विनय निवेदन है सबसे बार बार, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। मैं एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक आम आदमी हूँ। तो मैं आप सभी से इतना ही विनती करूँगा, जो गौवंशों को समझने का कोशिश कीजिए। गौ माता सबसे प्रेम वाली एक पशु तो नहीं बोल सकता, माँ है। तो इनसे ज़्यादा प्रेम और किसी में नहीं है। तो इनके ऊपर हिंसा ना करें, इनको प्रेम करें। कहीं पर भी आपको गौवंश दिखे उनसे डरे नहीं। मैं आए दिन देखता हूँ आप लोग डरते हो गौवंशों से। गोवंश और कोई जानवर हो वो आहित कर सकता है आपका, परंतु गोवंश नहीं करेगा। वो आपका भलाई चाहेगा, वो आपका भलाई चाहेगी। तो आप लोगों से यही विनती है जो उनका प्राण बचाने में आप भी सहयोग करें, आप आगे आए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। हरे कृष्ण।